Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about man carding. And this topic is important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्यों इस आर्टिकल को हम कवर कर रहे हैं. तो कॉन्टेक्स्ट है कि इंग्लैंड के अंदर एक क्रिकेट मैच चल रहा था बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम. और इस मैच के दौरान ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की बॉलर हैं दीप्ति शर्मा. ये बॉल करने जा रही थी. उस टाइम में इंग्लिश बैट्सवुमन उन्होंने अपना क्रीज छोड़ दिया और फिर उस दौरान दीप्ति शर्मा जी ने बॉल रिलीज़ किया नहीं था और उन्होंने फिर इस बैट्सवुमन को रन आउट कर दिया फ्रॉम द नॉन स्ट्राइकर एंड इटसेल्फ. ये जो तरीका है रन आउट करने का, इसी तरीके को हम लोग मान कार्डिंग कहते हैं. मान कार्डिंग नाम कैसे पड़ा इस तरीके के रन आउट का, वो भी ज़रा देखते हैं. तो इंडिया के फॉर्मर वेटरन क्रिकेटर हैं वीनू मानकड. काफ़ी पुराने क्रिकेटर. 1947 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन बिल ब्राउन को ऐसे ही आउट किया था और तब से उनके नाम के बाद से ये तरीका जो है रन आउट का, ये उनके नाम के बाद से ये जाना जाने लगा है एज मान कार्डिंग. तो इस तरीके से नॉर्मली रन आउट किया नहीं जाता है. बॉलर जब भी रन अप लेकर के आता है बॉल रिलीज़ करने, तो बैट्समैन जनरली क्रीज छोड़ ही देते हैं और बॉलर उसको इन जनरल रन आउट नहीं करता. लेकिन रेयरली इस तरह के इंसिडेंट्स देखे जाते हैं जब बॉलर रुक करके बैट्समैन को रन आउट कर दे, और इस तरीके के रन आउट को मान कार्डिंग कहते हैं. आईपीएल के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने भी इस तरह के रन आउट्स एक आधा बार किए थे, तब भी मान कार्डिंग काफ़ी न्यूज़ में आया था. अभी मान कार्डिंग को लेकर के क्या डिबेट हो रही है और ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है वो ज़रा समझते हैं. देखिए, मान कार्डिंग जो रन आउट का तरीका है, इसके एथिकलिटी को लेकर के डिबेट हो रही है कि ये कितना सही है. क्योंकि इन जनरल बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते हैं वो क्रीज छोड़ देते हैं जब तक बॉलर बॉल रिलीज़ करने वाला होता है तब तक. और ये एक्सेप्टेड तरीका है क्रिकेट में और सब लोग मानते हैं और ऐसे ही चलता आ रहा है. सो मान कार्डिंग को लेकर के या इस तरीके के रनआउट को लेकर के डिबेट्स हो रहे हैं कि ये तरीका रनआउट करने का अनएथिकल है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैट्सवुमन जो इंग्लैंड की बैट्सवुमन है, उनका भी रिएक्शन ऐसा ही है कि ये क्या है, मतलब इट्स अनएथिकल. और अगर आप पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो शी वाज क्राइंग ऑल्सो लेटर ऑन. ये पूरा मुद्दा काफ़ी जोर पकड़े हुए है कि वाई सच अनएथिकल प्रैक्टिस वॉज टेकन बाई इंडियन क्रिकेट टीम स्पेशली बाई इट्स बॉलर दीप्ति शर्मा. तो इसको अनएथिकल माना जाता है इन जनरल. इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बैट्समैन अब रन लेने जाता है और वो उसके पाँव लड़खड़ा जाते हैं, वो गिर जाता है गलती से. तो उस केस में रन आउट अगर कर दिया जाए तो आउट तो होगा ही वो लीगली, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ ये माना जाएगा. वो गिर गया तो उस केस में कई दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को एथिकल तरीके से खेल खेलना चाहते हैं, वो रन आउट नहीं करेंगे इन द स्पिरिट ऑफ द गेम. तो वैसे ही मन कार्डिंग को भी अनएथिकल कहा जा रहा है. लेकिन अगर मन कार्डिंग को देखा जाए तो क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से इट इज़ क्वाइट लीगल. रूल्स के हिसाब से इसमें कुछ कमी है नहीं. अगर बात की जाए क्रिकेट रूल्स को बनाने वाले या उसकी देखरेख करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब MCC, इट इज़ कंसिडर्ड एज कस्टोडियन ऑफ लॉ ऑफ क्रिकेट. इट हैज़ एक्सेप्टेड मैन कैडिंग एज नॉर्मल मोड ऑफ रन आउट. पहले मैन कैडिंग वॉज कंसिडर्ड एज एन अनफेयर प्ले, बट नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल मोड ऑफ रन आउट. अब ये सारा का सारा डिबेट है क्या? देखिए, यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है 2015 मेंस में एथिक्स पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स. लॉ यानी कि कानून और एथिक्स, इन दोनों के बीच का अंतर बताइए. अगर आप एपीएससी मेंस का पेपर देखेंगे तो जो बिल्कुल पहला सवाल था एथिक्स पेपर में, शायद से यही सवाल था. और इस तरह के सवाल आते रहते हैं इन वन लैंग्वेज और द अदर कि डिस्पाइट बीइंग लीगल सम इशूज़ कैन नॉट बिकम एथिकल. एंड इस तरह के सवाल 5-6 दफ़ा यूपीएससी ने पूछे हैं, एपीएससी में भी आने के इसके सवाल हैं. मुद्दा ये है कि कोई चीज़
कानूनी तौर पे सही हो सकता है, लेकिन जब तक उसको एथिकल तौर पे एक्सेप्ट ना किया जाए तब तक वो कितना वैलिड है। तो एथिक्स और लॉ का क्या रिलेशन है, इस पे कई दफ़ा सवाल पूछे गए हैं। जैसे इसी केस में आप देखिए, ये इस तरीके का रनआउट लीगल तो है और इसी कारण से इनको रनआउट होकर के जाना पड़ा, बट कितना एथिकल है। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें कानूनी हैं वो एथिकल हों ही, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें गैर कानूनी हों वो अनएथिकल हों ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, एथिक्स क्या होता है? जो समाज जिस चीज़ को सही मानता है, इन जनरल जो जनरल बिलीफ है वो उसके फेवर में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, जैसे सबरीमाला टेम्पल को ही ले लीजिए, वहाँ पे विमेन की एंट्री बैन हुआ करती थी। तो यानी कि वहाँ का जो एक एथिक्स था, एथिकल स्टैंडर्ड ये था कि विमेन की एंट्री नहीं होनी चाहिए ऐसे। और उनका जो वहाँ पे जो मान्यता है, लॉर्ड अयप्पा एंड हिज कंसंट्रेशन माइट गेट ब्रोकन बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ द वुमेन इन हिज टेम्पल प्रीमाइसेस, वो एक अलग बात है, मान्यता जो भी है, लेकिन उसके बेसिस पे एथिकल स्टैंडर्ड ये है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग समाज में ये है कि विमेन की एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून उल्टा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, लॉ और एथिक्स पे दोबारा कभी भी सवाल आए, ये मान कार्डिंग या दीप्ति शर्मा का नाम आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा, ना पीटी में ना मेंस में, लेकिन लॉ और एथिक्स पे दोबारा कभी सवाल आ जाए तो सब लोग लिखेंगे जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सबरीमाला टेम्पल एंट्री, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल, ये सब तो सब लिखेंगे। उसमें अगर आपने एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर दिया कि स्पोर्ट्स के अंदर भी ये इशू हाल फिलहाल में देखा गया था कि जो चीज़ें लीगल हैं वो एथिकल हैं या नहीं, या जो चीज़ें एथिकल हैं वो कितनी लीगल हैं, इनको लेकर के स्पोर्ट्स में भी, क्रिकेट में ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। तो एग्जामिनर को आप जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा डायमेंशन देते हैं, एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होता है। और एक बार अगर एग्जामिनर को आपने एक दो सवालों में भी इंप्रेस कर दिया, वो भी शुरुआती सवालों में, तो फिर आपको हर आगे के सवाल में वो आधा आधा नंबर भी अगर एक्स्ट्रा देता चला गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा। यही होता है टोन सेट करना मेंस पेपर में, एग्जामिनर का सही मूड सेट कर देना। सो अगर आपने एग्जामिनर को ये फील दे दिया, मान लीजिए इस तरह कुछ सवाल है, ये भी सवाल यूपीएससी में आ चुका है। देखिए, एक बार पूछा उन्होंने डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, बाद में पूछा उन्होंने व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। देखिए, लॉ क्या है, कानून और एथिक्स, इस तरीके का आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि लॉ एंड एथिक्स बोथ ऑफ देम गाइड ह्यूमन कंडक्ट। हमारे जो एक्शंस हैं वो कुछ लॉ से आते हैं, कुछ एथिक्स से आते हैं। जैसे बड़ों को प्रणाम करना, या फिर अपने छोटों के साथ अलग तरीके से, हारमोनियस तरीके से उनके साथ बिहेव करना, उनको लव और केयर देना, ये सब हमारे एथिक्स का हिस्सा है। जबकि लॉ का हिस्सा है, सड़क चलते हैं तो आप सिग्नल को ब्रेक नहीं करते हैं, लॉ का हिस्सा है वो। तो लॉ और एथिक्स दोनों ही हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं, और दोनों ही ज़रूरी हैं हमारे एग्जिस्टेंस के लिए एज ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। बिना लॉ के या बिना एथिक्स के हमारा एग्जिस्टेंस सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह नहीं हो सकता। येट लॉ क्या होते हैं, दे आर कोडिफाइड नॉर्म्स इन्फोर्स्ड बाय एन अथॉरिटी। वो प्रॉपरली कोडिफाइड हैं, लिखे हुए हैं, और उनको इन्फोर्स करने वाली एक प्रॉपर अथॉरिटी है, वो है लॉ। जबकि एथिक्स एक सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, लेकिन वो प्रॉपरली कोडिफाइड नहीं है, और उसको इन्फोर्स करने वाली कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं है। इन जनरल समाज इसको अपने आप इन्फोर्स करता है। आप अगर एथिक्स को नहीं फॉलो करेंगे तो समाज आपको एक सिविलाइज्ड इंसान की तरह नहीं देखेगा। दैट इज़ द डिफरेंस, इट इज़ नॉट इन्फोर्स्ड बाय एनी अथॉरिटी। अगर आप एथिकल नॉर्म्स को वायलेट करें, जैसे झूठ बोलना, या अनएथिकल माना जाता है। तो अगर आप झूठ बोलते हैं बातों पे, तो फिर ये कोई कानून तोड़ना नहीं है, इसके लिए कोई सज़ा नहीं होगी, लेकिन समाज में आपकी वो इज्जत नहीं होगी। तो समाज के अपने तरीके हैं एथिक्स को इन्फोर्स कराने के। अब एथिक्स एंड लॉ बोथ आर डायनेमिक एंड देयर रिलेशन इज क्वाइट डायनेमिक विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत डायनेमिक तरीके से जुड़े हुए हैं। इससे लॉ शेप्स एथिक्स। बहुत केसेस में कैसा होता है कि लॉ बना दिया जाता है, धीरे धीरे उस हिसाब से एथिक्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस थी, ये एक तरह की प्रैक्टिस को कुछ एक जो माइनॉरिटी समाज है वो इसको एथिकल मानता था, तभी तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जब लार्जर पर्सपेक्टिव से इसको इवैल्यूएट किया गया तो हमें अनएथिकल लगा, हमारी जो जुडिशियरी उसको अनएथिकल लगा, उन्होंने इसको क्रिमिनलाइज किया। बाद में इसके लिए कानून भी आया, ट्रिपल तलाक लॉ, और कानून बना।
और धीरे धीरे जब कानून बनने के बाद जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी धीरे धीरे इस पर सोचना शुरू किया कि हाँ ये सही नहीं है, और उनकी भी सोच बदली और धीरे धीरे पूरे समाज की सोच बदल गई। तो लॉ से पहले लॉ आया और धीरे धीरे फिर एथिक्स उस हिसाब से बदल गया। बहुत बार कैसा होता है कि एथिक्स बदलता है और धीरे धीरे फिर लॉ बदल जाता है उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल IPC 377 की अगर बात की जाए होमोसेक्सुअलिटी की, तो कई सारे जगहों पे इस तरह के प्रोटेस्ट होने लगे, क्योंकि 2-3 दफ़ा आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 377 जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ की तरह इसको गिना जाना शुरू किया गया कि होमोसेक्सुअल्स या होमोसेक्सुअलिटी इज इक्वली नेचुरल। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, माना, तो एथिक्स बदला और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर के कानून बदला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी दे आर एज गुड एज लॉ देमसेल्व्स, राइट। तो मुद्दा यह है कि कई दफ़ा एथिक्स जो है वो लॉ को इन्फ्लुएंस करता है, कई दफ़ा लॉ जो है वो एथिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। अभी जब तक लॉ और एथिक्स में एक डिस्कनेक्ट रहता है तब तक प्रॉब्लम्स रहती हैं कि लॉ कुछ और कहता है, एथिक्स कुछ और कहता है। फॉर एग्जांपल, कानून कहता है डाउरी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, लेकिन कुछ ऐसे समाज है जहाँ पे डाउरी हैज़ बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज क्वाइट एथिकल, ऐसा होना चाहिए। एंड पीपल इन दो सोसाइटीज हैव फाउंड जस्टिफिकेशन फॉर डाउरी एज वेल। तो जब तक दोनों में एक डाइवर्जेंस है तब तक देर आर प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर नॉट सपोर्टेड बाई लॉ, तो दैट लीड्स टू वायलेशन ऑफ लॉ। देर आर मैनी लॉ दैट डज नॉट हैव सपोर्ट ऑफ एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे महात्मा गांधी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह चलाया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्यों चलाया था? क्योंकि सॉल्ट लॉ, सॉल्ट पे टैक्स महात्मा गांधी को काफ़ी अनएथिकल लगा। गरीब से गरीब इंसान भी उसको कंज्यूम करता है और उस पर टैक्स लगाना ये अच्छी बात नहीं है। और फिर महात्मा गांधी ने इसको एक एथिकल स्टैंडर्ड दिया, पूरे समाज ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ सॉल्ट पे टैक्स नहीं होना चाहिए। और फिर महात्मा गांधी ने उस पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया और फिर स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो मुद्दा यह है कि अगर कानून बन जाए विदाउट गेटिंग सपोर्ट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, देन दैट लीड्स टू प्रोटेस्ट। सो ये प्रॉब्लम्स हैं। अभी इस केस में भी यही हो रहा है, कानून तो बन गया है लेकिन एथिकल स्टैंडर्ड उस हिसाब से नहीं है, इसको माना नहीं जाता इन जनरल सही, इन स्पिरिट ऑफ द गेम, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ लीडिंग टू प्रोटेस्ट। अभी इंडिया में इतना माहौल नहीं बना है, लेकिन इसको लेकर के इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा माहौल बन गया है कि इंडियन क्रिकेट टीम अनफेयर तरीके अपना रही है, क्योंकि हमने उनको 3-0 से हरा दिया है, वाइट वॉश कर दिया वहाँ पे ब्रिटिश टीम को। तो उसके बाद से माहौल बना हुआ है कि वी आर टेकिंग अनफेयर अप्रोच इन द गेम एंड ऑल। तो अगेन आई वुड कंक्लूड दिस with this particular idea. No one is going to ask you Dipti Sharma, Mankading and all directly, but if such question comes your way, law and ethics, तो when you give examples from different arena, for example historical example दे दिया आपने civil disobedience movement का, फिर current examples दे दिया आपने salt सत्याग्रह या फिर ट्रिपल तलाक या सबरीमाला, करंट एग्जाम्पल्स आपने दे दिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबरीमाला टेम्पल एंट्री या होमोसेक्सुअलिटी। उसमें अगर आप स्पोर्ट्स से भी एक एग्जाम्पल दे देंगे, देन ऑफ कोर्स यू विल फेच बेटर मार्क्स, एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड, यू कैन सी सच थिंग्स इन डिफरेंट फील्ड्स। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पुनीत सागर अभियान एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए 3 साल का MOU यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है NCC ने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस क्या है? इस MOU का मेन पर्पस है प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करना, कम करना इंडिया के अंदर खासकर। दूसरा है गोल को अचीव करना, यूनिवर्सल गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडी। तो पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगहों पे वाटर बॉडीज़ को क्लीन करना, ये दूसरा गोल है। और जो दूसरा गोल है इसको पूरा करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान। तो NCC और UNEP के बीच में ये एग्रीमेंट है। NCC के बारे में ज़रा देख लेते हैं। देखिए NCC के आपने देखे होंगे यंग कैडेट्स इस तरीके के होते हैं, यंग स्टूडेंट्स होते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज यूथ विंग ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इंडियन आर्मी, नेवी या एयर फोर्स का
कंबाइंड तरीके से यूथ विंग है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। तो इट इज़ ओपन टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन वॉलेंटरी बेसिस। आप में से भी कुछ लोग, जैसे आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनसीसी ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, तो कॉलेज डेज में आप वॉलेंटरी तरीके से इसका एनसीसी का हिस्सा बन सकते हैं। गोल क्या होता है कि यूथ के अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना, पैट्रियोटिज्म डेवलप करना, टू मेक देम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और इस एनसीसी ने अग्रीमेंट साइन किया यूएनईपी के साथ, और इस कारण से एनसीसी के कैडेट जो हैं वो पुनीत सागर अभियान में यहाँ आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। यूएनईपी की अगर बात की जाए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट रिलेटेड अथॉरिटी है जो 1972 में बनाई गई थी आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में कराया गया था, और ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद फिर हुआ 1992 में अर्थ समिट, रायो समिट जिसको कहते हैं आप, रायो डी जेनेरियो, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये सब साइन हुए। एजेंडा 21 लाया गया, या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स अर्थ समिट में आए 1992 में। उस 20 साल पहले 1972 में ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट विच वाज फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो चलिए, इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाया गया है कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट रिलेटेड अथॉरिटी थी। इसका मेन काम है सेट ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा, अलग अलग मुद्दों पे एजेंडा सेट करता है इन्वायरमेंट रिलेटेड यूएनईपी। दूसरा, इट मेक्स सजेशन विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कि क्या क्या किया जा सकता है। अलग अलग इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से पब्लिश करता है यूएनईपी। एक बार पीटी से पहले देख लीजिएगा, यहाँ मैं रिवाइज करा देता हूँ। इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। आजकल तो इस तरह के सवाल पूछने यूपीएससी ने कम कर दिए हैं, एपीएससी में आ रहे हैं फिर भी, कि ये रिपोर्ट दुनिया की कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है, बट फिर भी एक बार पीटी से पहले, यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले इसको देख लीजिएगा। यूएनईपी का हेडक्वार्टर है इन नैरोबी, केनिया। अब यूएनईपी ने कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस साइन करवाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो यूएनईपी हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन agreement to many international conventions with respect to environment. For example, Minamata Convention on mercury pollution in water bodies. Basel Convention, it is related to control of transboundary movement of hazardous waste. Stockholm Convention, it is on persistent organic pollutant. Rotterdam Convention is on hazardous chemical and pesticides in international trade. Vienna Convention is about protection of ozone layer. और Vienna Convention के अंदर ही आता है Montreal Protocol, which focuses on reducing of substances that depletes ozone layer. और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड फिर मैंने आपको सिखाया था किगाली अमेंडमेंट, जब मैं वर्ल्ड ओजोन डे आपको पढ़ा रहा था। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पुश फॉर सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, also important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर जैसा आपको नाम से ही समझ आ रहा है, उनकी कंडक्टिविटी जो है वो नॉर्मल कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की होती है। कंडक्टर जैसे कि मान लीजिए कॉपर हो गया या आयरन हो गया, या इंसुलेटर वुड हो गया। इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं हो सकती, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ पास होती है, और सेमी कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच का होता है। अभी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है, ध्यान से समझना। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो घटने लगता है, जबकि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो सेमी कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घटने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बढ़ने लगता है। चलिए आगे चलते हैं। सेमी कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनाइड। तो कई दफ़ा 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करके भी सेमी कंडक्टर्स बनाए जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं, बट आपको एक बात जाननी चाहिए, आपको पता भी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में सेमी कंडक्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है।
इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स में, मॉडर्न जितने भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उसमें सेमीकंडक्टर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन हाल फिलहाल में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ग्लट फेस कर रही है, आप समझिए तो एक चैलेंज फेस कर रही है। चैलेंज इसलिए फेस कर रही है क्योंकि देयर हैज़ बीन शॉर्टेज ऑफ चिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड, सेमीकंडक्टर चिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आप देखते होंगे, आपके आसपास में अगर कोई मान लीजिए ऑटोमोबाइल कार खरीद रहा हो तो आप उससे बातचीत कीजिए, पता चलेगा कि आजकल कार्स की वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कारण उसके पीछे डेफिसिट इन या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, क्योंकि कार्स में जितने भी ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं वो उन सब के लिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है और सेमीकंडक्टर सप्लाई काफ़ी कम हो चुका है। ये एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। क्यों सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज फेस किया जा रहा है पूरे दुनिया भर में? तो एक कारण है पैंडेमिक के कारण कई सारे फैक्ट्री क्लोज हो गई। अब ओपन होते होते काफ़ी वक्त लग गया, कुछ तो परमानेंटली बंद हो गई। यूएस चाइना का टेंशन ताइवान के अंदर को लेकर के, और ताइवान एक मेजर सप्लायर है सेमीकंडक्टर का, तो ताइवान को लेकर के जो यूएस चाइना का टेंशन चल रहा है, इसको लेकर के फिर ताइवान में डिसरप्शंस हुए और ताइवान से फिर वो सप्लाई कम हो गया सेमीकंडक्टर चिप्स का। रसिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल सप्लाई चेन को ब्रेक कर दिया पूरी तरह से, जिस कारण से भी शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स हुए हैं। अगर दूसरा एक इशू देखा जाए तो चिप मेकिंग जो एक्टिविटी है, इट इज़ वेरी मच सेंट्रलाइज्ड और कंसंट्रेटेड टू ताइवान, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो दो मेजर प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर चिप को लेकर के देखा जा रहा है, शॉर्टेज ऑफ चिप एंड दूसरा मैन्युफैक्चरिंग मेनली हैपेंस फ्रॉम ताइवान। 90% ऑफ 5 नैनोमीटर चिप्स विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ चिप that comes from Taiwan and that to one company that is Taiwan Semiconductor Manufacturing Company। तो ताइवान का समझिए कि हेजेमनी है, अनक्वेश्चन्ड डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर चिप बनाने में, और यही कारण है कि ताइवान इतना छोटा देश है, मिलिट्री वाइज चाइना को 4 घंटे भी ना लगे ताइवान को पूरी तरह से अक्वायर करने में, येट चाइना हैज़ सो फार नॉट अटैक्ड ताइवान and has not acquired it, and US is so much interested in Taiwan। this is one reason, जिसको नाम दिया गया है सिलिकॉन सील्ड। आप देख सकते हैं, ये बुक है, लिखा है क्रेग एडिसन ने, 2001 में लिखा उन्होंने कि ताइवान के ऊपर एक सिलिकॉन सील्ड है। ऐसा सच में कोई सील्ड नहीं लगा है, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिलिकॉन से क्या बनता है, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर बनाने में जो एक्सपर्टीज है ताइवान का, दैट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ ताइवान फॉर वर्ल्ड कंट्रीज इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। काफ़ी छोटा देश है, इकोनॉमिकली भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, डिप्लोमेटिकली भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन चिप मेकिंग एक्टिविटी के कारण इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अदर कंट्रीज, एंड दैट इज़ वाई अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएस, जापान कैन नॉट अलाउ ताइवान to be completely acquired by China, and that is why if China decides to attack Taiwan, China knows it very well कि other countries like US and Japan will not keep quiet and they will retaliate, and this is how this semiconductor industry में जो उसका dominance है, it is acting as a shield and that is protecting Taiwan, which has been given name as Silicon Shield by Craig Addison। अब देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि China's enormous military power can easily crush Taiwan's independent existence, but Taiwan semiconductor industry pose a major economic and national security threat for US, क्योंकि US के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है उसके सिविलियन या आर्म्ड फोर्सेस के सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए ताइवान, एंड दैट इज़ वाई US कैन नॉट अलाउ ताइवान टू बी ईजिली टेकन अवे बाई चाइना। तो मुद्दा यह है कि ये दो चैलेंजेज हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के। हाल फिलहाल में सप्लाई चेन टूटा हुआ है, सप्लाई की शॉर्टेज हुई है, और दूसरा सप्लाई काफ़ी स्क्यूड तरीके से मेनली ताइवान से आता है। ताइवान की कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और यही कारण है कि दुनिया के ज़्यादातर देश अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, खासकर डोमेस्टिक सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हम भी नहीं चाहते कि हम इतना वल्नरेबल रहें। कल होकर के चाइना ने अगर सच में अटैक कर दिया ताइवान के ऊपर, तो फिर हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर सप्लाई खत्म हो जाएगी, एंड दैट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, एंड दैट इज वाई ऑल वर्ल्ड कंट्रीज आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई। तो इस डायरेक्शन में भारत सरकार भी सोच रही है। हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन के लिए, वो एक एक करके देखते हैं। पहला,
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर के आए हैं $10 बिलियन का। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आपको पता है, हमारे देश में हम मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और हमारे देश में बनाइए, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा हम आपको सब्सिडी देंगे। दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो $10 बिलियन तक का ओवरऑल सब्सिडी दिया जाएगा। जितना ज़्यादा हमारे देश में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा सब्सिडी हम देंगे। मतलब प्रोडक्शन के साथ लिंक कर दिया है, आप जितना यूनिट ज़्यादा बनाओगे उस हिसाब से हम आपको ज़्यादा सब्सिडी देंगे। दूसरा है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अलग अलग कंपाउंड्स या एरियाज भारत सरकार ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो स्कीम फॉर सेटिंग अप कंपाउंड फॉर सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज। वेदांता जो हमारे देश यहाँ पे एक वेदांता इंडिया भारत की जो कंपनी है और ताइवान की एक चिप में बनाने वाली कंपनी है फॉक्सकॉन। तो वेदांता और फॉक्सकॉन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 1,54,000 करोड़ का, जिसके अंतर्गत गुजरात में वो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विच इज़ सब कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया, जिसका मेन गोल है कि इंडिया को एक वाइब्रेंट प्लेस बनाया जाए फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो ये सब इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए टू रिड्यूस इट्स ओवर डिपेंडेंस ऑन ताइवान। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Asian Palm Oil Alliance, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. This article is also important for PSIR optional students. उनका जो फंक्शनलिस्ट टॉपिक है उनका पेपर 2A में फंक्शनलिस्ट टॉपिक पर्सपेक्टिव से ये एशियन पाम ऑयल अलायंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं क्या है ये एशियन पाम ऑयल अलायंस। तो साउथ एशिया के 5 देश इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ के पाम ऑयल के इंपोर्टर्स ने मिल करके एक एसोसिएशन बनाया है। उस एसोसिएशन का नाम है एशियन पाम ऑयल अलायंस। पर्पस क्या है? टू हैव अ कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। अब ये सारे देश पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ के जो इंपोर्टर्स उन्होंने मिल करके एसोसिएशन बना दिया है ताकि जिन जिन देशों से हम पाम ऑयल ख़रीदते हैं उनके साथ हमारा बार्गेनिंग पावर बना रहे। कलेक्टिव तरीके से हम बार्गेन करेंगे तो सस्ते दामों पे मिलेगा, एंड दिस इज़ हाउ इट विल हेल्प इन कीपिंग द इम्पोर्ट बिल लोअर। तो ये है पर्पस एशियन पाम ऑयल अलायंस का। एंड नाउ PSIR स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड कि हाउ दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनलिस्ट अप्रोच। दिस इज़ हाउ एन इंटरैक्शन, फंक्शनलिज्म आई होप आपको याद आ रहा होगा कि इंटरैक्शन इन मोस्ट नॉन पॉलिटिकल एरियाज, एंड दैट शुड अलाउ interaction. Once there is success in that non-political area, then it will have spillover effect on other areas, and this is how over a period of time we will have more and more interaction, and from non-political area we will have integration in or cooperation in political areas as well. This was for political science option students. Others can neglect this idea functionalism wala. Coming back to the agenda या topic, Asian Palm Oil Alliance. साउथ एशिया के 5 देशों के जो इंपोर्टर्स हैं उन्होंने मिल करके एशियन पाम ऑयल अलायंस बना रखा है टू हैव कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। बात की जाए इंडिया के पाम ऑयल इंपोर्ट की, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। इनफैक्ट एशिया के अंदर तो हम सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्टर हैं। पूरे दुनिया का 15% पाम ऑयल हम अकेले इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो वैसे भी आपको UPSC में ये सवाल आया था 2019 में, मैंने कई दफ़ा कराया है। जो भी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट हम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं एडिबल ऑयल। खाना बनाने वाला या खाने वाले जो तेल हैं हमारे देश में कम उगते हैं। सनफ्लावर हो गया या पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, हमारे देश में कम उगाया जाता है। तो एडिबल ऑयल का सबसे ज़्यादा बिल रहता है इन ओवरऑल इंपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। और एडिबल ऑयल हम लोग हर साल लगभग 13 से 14 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं। 13 से 14 मिलियन टन जो हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें से 8 मिलियन टन तो कम से कम पाम ऑयल ही होता है, विच मोस्टली कम्स फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। यू कैन सी हियर, या ब्लू कलर से दिखाया है हमने पाम ऑयल को। तो पाम ऑयल का शेयर हमेशा ही ज़्यादा रहता है। पाम ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर या रेप सीड या मस्टर्ड ऑयल, तो इन सब में मस्टर्ड ऑयल सबसे कम है। मस्टर्ड ऑयल हमारे देश में भी उगता है। सनफ्लावर है, सोया ऑयल है, सबसे ज़्यादा पाम ऑयल है जो हम इंपोर्ट करते हैं। और कहाँ से आता है मोस्टली इंपोर्ट कम फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। अदर्स आर क्वाइट नेग्लिजिबल फॉर पाम ऑयल। अभी करंट न्यूज़ ये है कि एशियन पाम ऑयल अलायंस
मैंने सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बताया कि एशियन पाम ऑयल अलायंस है क्या। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। ये जो एशियन पाम ऑयल अलायंस है, इसकी पहली बार मीटिंग हुई है। इट हैड इट्स फर्स्ट जनरल बॉडी मीट दिस ईयर इन इंडिया इटसेल्फ। हुआ क्या कि इंडिया के अंदर ग्लोब ऑयल समिट हुई, जहाँ पे दुनिया भर के जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं या सप्लायर्स हैं उनकी समिट हुई। एंड इट वाज 25th ग्लोब ऑयल समिट दैट वाज हेल्ड इन इंडिया। तो ग्लोब ऑयल समिट जब हुई तो फिर लगे हाथ हमने सोचा कि जो साउथ एशिया के ये जो पाम ऑयल इंपोर्टर्स हैं, इन्होंने एशियन पाम ऑयल अलायंस की भी समिट कर ली। तो दिस इज़ हाउ एशियन पाम ऑयल अलायंस हैड इट्स फर्स्ट जनरल मीटिंग। अभी फैसला ये हुआ कि हर साल अब एशियन पाम ऑयल अलायंस की मीटिंग होगी। नेक्स्ट मीटिंग वुड बी हेल्ड इन इंडोनेशिया। पाम ऑयल एज ए क्रॉप के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं फ्रॉम पीटी पर्सपेक्टिव या ज्योग्राफी पेपर पर्सपेक्टिव। ये एक ह्यूमिड क्रॉप है, पाम ऑयल क्रॉप, और ओरिजिनली ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाम ऑयल मिलता था। ओरिजिनली ये साउथ ईस्ट एशिया में नहीं मिलता था। आज पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया में उगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनली वहाँ मिलता था। ओरिजिनली इट वाज फाउंड इन वेस्ट एशिया एंड इट्स अ ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्रॉप। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज अप टू 22 to 24 डिग्री सेल्सियस। हर दिन इसको कम से कम 5 से 6 घंटे ब्राइट सनसाइन चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स इट इज़ नॉट वेरी मच सुटेबल फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है कभी कभार। येट वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में आजकल इसको उगाया जा रहा है। इट रिक्वायर्स 5 to 6 आवर्स ऑफ ब्राइट सनसाइन एंड 80% ऑफ ह्यूमिडिटी फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। बेस्ट जो पाम ऑयल्स होते हैं, पाम ऑयल ट्रीज होते हैं, वो वेस्ट अफ्रीका में उगते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर पाम ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन इसके बाकी इस्तेमाल भी किए जाते हैं। जैसे डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, बायोफ्यूल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बायोडीजल बनाने के लिए। लिपस्टिक, सोप्स, डिटर्जेंट, आइसक्रीम्स में भी पाम ऑयल का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल के ऊपर यूपीएससी ने ये सवाल पूछ लिया था 2021 में। वो इसलिए पूछा था क्योंकि भारत सरकार लेकर के आई है इंडियन पाम ऑयल मिशन। तो इसके कारण से पाम ऑयल पिछले साल से ही न्यूज़ में है। यूपीएससी तो पूछ चुका है, हो सकता है एपीएससी इस पर सवाल पूछ ले। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे हमने आपको हिंट्स दे रखा है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर में यूएनएससी में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन एशिया को नहीं अफ्रीका को है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिन अमेरिका एंड यूरोप इज सेम, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, 3 only. Flex fuel, it can handle different types of fuels, absolutely correct. It has multiple tanks for handling different kinds of fuel, this is wrong. So the correct answer is option A. And symphony, it is associated with tourism, so option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.